वेलकम टू द क्लास। ये हम लोग का फोर्थ पार्ट है चैप्टर 6 का। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि सेल्फ इंडक्शन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस किस तरह से निकालेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, सोलेनॉइड के लिए कितना सेल्फ इंडक्टेंस निकल रहा है। म्यूचुअल इंडक्टेंस दो सोलेनॉइड जो कोएक्सियल सोलेनॉइड होते हैं उनके लिए कैसे निकाला जाता है। फिर हम लोग एडी करंट के बारे में समझेंगे और फाइनली हम लोग देखेंगे कि एसी जनरेटर कैसे काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं विथ सेल्फ इंडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में कहता है कि सेल्फ इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच क्या करता है कि इट अपोजेस द ग्रोथ और डिके ऑफ करंट जो उसके अंदर से फ्लो कर रहा है, फ्लोइंग थ्रू इट। ये इसका डेफिनेशन है। अब ये हो क्या रहा है, कॉइल कैसा होगा, इंडक्टर किसको कहते हैं, वो सारा डिटेल अभी हम लोग देखने वाले हैं। देखो यहाँ पे एक कॉइल मैं बना रहा हूँ, जैसे ये स्प्रिंग के जैसा, इसको हम लोग इंडक्टर या कॉइल कह सकते हैं, राइट। बहुत सारा रिंग एक साथ मान लो कि यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें से कोई एक, इसको क्या कहते हैं, इंडक्टर कहते हैं, ठीक है। अब इसमें कैसे काम कर रहा है, क्यों बढ़ रहा है, उसका रीज़न अभी हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसमें से कोई एक पार्ट हम लोग उठाएंगे और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे और एक चीज़ है, मानो कि यहाँ पे ये कॉइल के थ्रू यहाँ से मानो कि ये करंट का डायरेक्शन है, ये करंट यहाँ पे एंटर कर रहा है। ये करंट जो है वेरिंग करंट होना चाहिए, चेंजिंग करंट होना चाहिए। मतलब ये करंट कांस्टेंट डीसी वाला करंट नहीं होगा, आइदर इंक्रीज कर रहा होगा या फिर डिक्रीज कर रहा होगा, वो वेरिएबल करंट होना चाहिए। इस करंट जो इसके अंदर से गुजरेगा वो कैसा होना चाहिए, वेरिएबल नेचर का होना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल करंट यहाँ पे अंदर घुसेगा, तभी सेल्फ इंडक्टेंस का प्रॉपर्टी यहाँ पे वेरी करेगा, और उसका डिटेल अभी हम लोग देखने वाले हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे ये जो इंडक्टर है या फिर जो कॉयल है, उसमें से कोई एक रिंग उठाते हैं। मान लो कि यहाँ पे हम लोग एक रिंग उठाया और उसको यहाँ पे हम लोग कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे मान लो कि ये डायरेक्शन ऑफ करंट दिया हुआ है जो इस रिंग से होता हुआ जा रहा है वो वेरी कर रहा है। इनिशियली मानो कि ये इंक्रीजिंग है, करंट जो है इनिशियली इंक्रीजिंग है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। ये इंक्रीजिंग करंट है, वेरी कर रहा है, अगर बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। जब वो इंक्रीजिंग करंट है, जैसे ये अंदर घुसना शुरू होगा तो इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बढ़ना शुरू होगा इसके अंदर से जाता हुआ। समझ लो कि पहले ये कुछ होगा तुम्हारा आ, एक एक लाइन गुजर रहा होगा, फिर थोड़ा देर समय बीतेगा तो फिर मानो कि दो लाइन गुजर रहा होगा, फिर तुम्हारा तीन लाइन आ जाता है। तो इस तरह से धीरे 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 उसका फ्लक्स इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, और इसके कारण ये जो फ्लक्स बढ़ रहा है इसके कारण एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, क्योंकि चेंज इन फ्लक्स यहाँ पे नज़र आ रहा है। और चूंकि ये कॉयल है, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है उसके कारण एक इंड्यूस्ड करंट बनेगा। और लेंस लॉ से हम लोग जानते हैं कि जो भी करंट बन रहा है वहाँ पे वो अपोज करेगा जो भी उसका कॉज है। यानी अगर यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो वो जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा कि वो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे, मतलब कि उस इंड्यूस्ड करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो अपोज करे इसको, ठीक है। उससे हमारा डायरेक्शन पता चल जाएगा इंड्यूस्ड करंट का। यानी एक समय आएगा कि इसके कारण जो इंड्यूस्ड करंट मानो कि जनरेट हो रहा है उसका डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ डायरेक्शन होगा, जो कि अपोज करेगा इन केस ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब अगर हम लोग एक कॉइल लेते हैं, मान लो कि इस कॉइल में अभी
करंट जब अंदर जा रहा है तो वैरी कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, सपोज दैट कि ये इंक्रीज कर रहा है, उस केस में जो इंड्यूस्ड करंट बनेगा उसको अगर हम लोग आई डैश कहें तो उसका डायरेक्शन जो अंदर जा रहा है करंट उसके उल्टा होगा। अगर करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो जो इंड्यूस्ड करंट बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। क्यों? क्योंकि इसको अपोज करना है। ये हो जाएगा इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। अगर मान लो कि अभी एक करंट यहाँ पे सपोज जो अंदर जा रहा है करंट वो अगर डिक्रीजिंग होता, घट रहा होता, तब तुम्हारा जो फ्लक्स है वो भी घट रहा होता, और जब फ्लक्स घट रहा होता तो उसको सपोर्ट करता लेंस लॉ के हिसाब से, तब जो करंट जनरेट होता वो उसी डायरेक्शन में जनरेट होता जिधर तुम्हारा करंट जा रहा है। अगर वो क्लॉकवाइज अंदर जा रहा है तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज ही होता। तो अगर मानो कि वो डिक्रीजिंग है तो इंड्यूस जो करंट बनेगा वो सेम डायरेक्शन में ही बनेगा। क्यों? क्योंकि वो सपोर्ट करेगा। तो क्या होता है कि जब इंक्रीजिंग करंट रहता है तो उसको अपोज करता है इंड्यूस्ड करंट, और जब डिक्रीजिंग करंट रहता है उसको हम लोग कह सकते हैं कि सपोर्ट करता है डिक्रीजिंग, इन केस ऑफ डिक्रीजिंग करंट। ठीक है, ये इंडक्टर के केस के लिए हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कंक्लूजन में कह सकते हैं कि जो सेल्फ इंड्यूस्ड करंट है वो अपोज करता है ग्रोइंग करंट को, बढ़ते हुए करंट को, और सपोर्ट करता है गिरते हुए करंट को, या फिर डिक्रीजिंग करंट को, या फिर डाइंग करंट को। तो ये जो है तुम्हारा सेल्फ इंड्यूस्ड करंट में उसका डायरेक्शन पता करने के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा रीजनिंग करेंगे। रीजन फाइंड करने के लिए हम लोग इमेजिन करते हैं कि एक रिंग है, कॉइल का एक हिस्सा है जहाँ पे ये जो करंट जो अंदर जा रहा है वो मान लो कि इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग करंट है, वेरी कर रहा है, धीरे धीरे जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो उसके कारण क्या होगा, इंक्रीज अगर करेगा, जैसे जैसे करंट इंक्रीज करेगा वैसे वैसे ये मैग्नेटिक फील्ड जो है पहले स्टार्ट में थोड़ा मतलब कि वीक फील्ड बनेगा, उसके बाद फिर थोड़ा सा स्ट्रांग होने लगेगा, धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगेगा। जैसे जैसे करंट इंक्रीज करेगा वैसे वैसे इसका फ्लक्स भी इंक्रीज करता रहेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब ये इंक्रीज कर रहा है तो इससे हो सकता है क्या कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो फील्ड लाइंस है वो इंक्रीज करने लगेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करने लगता है तब क्या होगा, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स पास कर रहा है, मान लो कि वो 5B है, तो वो इंक्रीज करने लगता है। ठीक है, यानी फ्लक्स में चेंज आता है, और जब भी फ्लक्स में चेंज आता है तो हम लोग जानते हैं फैराडेज लॉ से कि यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा, और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण एक इंड्यूस्ड करंट भी बनेगा। अब जो ये इंड्यूस्ड करंट बनेगा वो लेंस लॉ के थ्रू, ये फ्लक्स में चेंज आया, ये तुम्हारा फैराडेज लॉ से तुम लोग हम लोग कह सकते हैं इंड्यूस्ड करंट बना, और इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होगा वो किससे पता चलेगा, लेंस लॉ से हम लोग बता सकते हैं कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन जो होगा, यहाँ पे मानो कि एक क्लॉकवाइज अगर इंक्रीजिंग है तो वो इस तरह से होना चाहिए कि जो भी कॉज है उसको अपोज करे। तो कॉज है मानो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज कर रहा है तो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, तो जो भी करंट बनेगा वो कुछ इस तरह का बनना चाहिए कि जो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तैयार होगा वो अगर ये अंदर की तरफ इंक्रीजिंग केस में बन रहा है तो जो इंड्यूस्ड करंट के कारण वो बाहर की तरफ बनेगा। तो बाहर की तरफ बनने के लिए मानो कि करंट का डायरेक्शन अगर हम देखें तो आइडियस अगर इंड्यूस्ड करंट होगा तो ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज उसका डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे किस लिए हुआ, क्योंकि जो भी कारण है कॉज को अपोज करेगा
तो कॉज क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो तुम्हारा इंक्रीज कर रहा था, तो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा ताकि फ्लक्स डिक्रीज करेगा, तो उसके कारण जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे जनरेट होगा। और यही कारण है कि जब बहुत सारा कॉयल एक साथ रहता है तो उसमें तुम्हारा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हमेशा इस तरह से होता है कि वो अपोज करे, किसी भी तरह का हो। अगर ग्रोथ है तो ग्रोथ को भी अपोज करेगा, अगर डाइंग है या फिर डिक्रीज कर रहा है तो उसको सपोर्ट करेगा, मतलब उसको एक तरह से मतलब कि कम होने नहीं देगा, बिल्कुल ख़त्म होने नहीं देगा। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, या सेल्फ इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब इसका कुछ फार्मूला वगैरह हम लोग देखेंगे। फार्मूला के लिए कहें तो मान लो तो क्या है कि यहाँ पे एक कॉयल है या इंडक्टर है। इस इंडक्टर में मान लो कि यहाँ पे 1 2 कत्ते 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 टोटल n टर्न्स है। कितने टर्न्स हैं? n। तो यहाँ पे लिखते चलते हैं n इजगल टू मान लेते हैं ये नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस इंडक्टर, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये जो फाई है ये है क्या, किसी एक छल्ले से, ये एक छल्ला है, एक छल्ले से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं क्या, ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ 1 टर्न, एक टर्न के साथ रिलेटेड जो है वो इतना है। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, मान लो कि हम लोग फाई टी को कहते हैं टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा एक टर्न के लिए अगर फाई है, n टर्न्स है, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा कैपिटल N टाइम्स फाई। ये हमारा हो गया क्या, टोटल फ्लक्स। इसको अगर हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं तो एक चीज़ सोचो, जैसे जैसे करंट इंक्रीज करता है वैसे वैसे एक टर्न से फ्लक्स इंक्रीज करता है, फ्लक्स भी इंक्रीज करता है। करंट इंक्रीज किया तो फ्लक्स इंक्रीज किया, करंट अगर डिक्रीज करेगा तो फ्लक्स भी डिक्रीज करता है। इंड्यूस करंट की भी बात नहीं हो रही, सिर्फ फ्लक्स की बात हो रही है। तो करंट जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ता है, करंट अगर घट रहा है तो फ्लक्स घटता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि टोटल फ्लक्स भी कहीं ना कहीं करंट जो अंदर जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो उसके साथ कैसा रिलेशनशिप होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप हो जाएगा। जैसे जैसे वो बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, जैसे वो घटेगा ये भी घटेगा। तो अगर हम लोग इसको एक लाइन और लिखें तो एक कांस्टेंट आता है एल, यहाँ पे जो कांस्टेंट आ रहा है उसको कहते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये एल कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है। अब जरा देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को अगर हम लोग कंपेयर करें तो दोनों ही टोटल फ्लक्स को दिखा रहा है। तो अगर हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को एक साथ लिखना चाहें तो कह सकते हैं कि एल आई इक्वल टू एन फाई, यानी जो एल होगा वो कितना हो जाएगा, एन फाई बाई आई। तो ये जो फॉर्मूला निकल रहा है ये क्या है कि बता रहा है कि L कितना है, या सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट कितना है किसी कॉयल के लिए, जहाँ पे कैपिटल N जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, फाई जो है वो फ्लक्स थ्रू 1 कॉयल है, और नीचे I जो है उससे गुजरने वाला करंट है। और यहाँ पे देखा जाए तो L जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, L डिपेंड करता है कि किस साइज़ और शेप का कॉयल है, शेप एंड साइज़ पर डिपेंड करता है। जैसे तुम्हारा रेजिस्टेंस जो है वो एरिया और लेंथ पे डिपेंड करता था, उसी तरह यहाँ पे भी साइज और शेप पे डिपेंड करता है L, जहाँ पे L क्या है, कांस्टेंट कहलाता है। ये कांस्टेंट कहलाता है किसी एक मटेरियल जिससे कॉयल बना हुआ है, और वो किस तरह का कॉयल है, कितना एरिया कवर कर रहा है, कितना उसका साइज़ है, इसके ऊपर डिपेंड करता था। तो
ये अगर L है तो अब इस कैलकुलेशन को आगे ले चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पे L जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, तो इसके कारण जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, मान लो कि फाई टोटल हमारा निकल के आया हुआ था, माना कि वो एल आई के बराबर आया हुआ था, ठीक है, ये फाई टोटल था, और एल जो है वो कंपेयर करने के बाद कितना निकला, एन फाई बाई आई के बराबर आया। ये तुम्हारा क्या है कि जो लास्ट पेज से जो हम लोग निकाले हैं वो है। तो यहाँ पे जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये ऊपर में फाई यानी वेबर बाय एम्पियर, तो इसका यूनिट की बात करोगे तो ये हो जाता है वेबर पर एम्पियर, या इसी को कहते हैं हेनरी, एच, इसको हेनरी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अब अगर कहा जाए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हुआ, तो सेल्फ इंडक्टेंस के कारण जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कितना हुआ, वो अगर हम बात करें तो वो हम लोग जानते हैं कि डी चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मानो कि फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज है, टोटल रेट ऑफ चेंज की बात करें तो इतना है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और ये हमेशा अपोजिंग नेचर का होता है, तो इसलिए हम लोगों ने नेगेटिव साइन डाल दिया यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे ईएमएफ की बात करें कि कितना इंड्यूस्ड हुआ, तो वो अगर निकालना रहे तो यहाँ पे एल आई का वैल्यू अगर हम पे हम लोग प्लेस कर दें तो ई इज इक्वल टू निकलेगा माइनस डी एल आई बाई डी टी। यहाँ पे एल कितना है, कांस्टेंट है, एल कितना है, कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे एल कांस्टेंट है तो एल बाहर निकल जाएगा, तो जो ईएमएफ निकल के आएगा फाइनली वो हो जाएगा कितना, माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको थोड़ा दिमाग में रखना है। यहाँ पे गौर करोगे तो डी आई बाई डी टी के ऊपर डिपेंड करता है कि ईएमएफ कितना होगा। अगर ये इंक्रीजिंग है, मानो कि करंट इंक्रीजिंग हुआ तो डी आई बाई डी टी पॉजिटिव होगा, अगर करंट डिक्रीजिंग हुआ तो डी आई बाई डी टी नेगेटिव होगा। उसके ऊपर तुम्हारा ईएमएफ डिपेंड करता है, तो वो हम लोग देखेंगे कि आगे एप्लीकेशन कैसे करते हैं इसका, ठीक है। अगर यहाँ पे सिर्फ एल की बात करें जो कि एक कांस्टेंट है, तो उसकी अगर बात करें तो उसको हम लोग दिखा सकते हैं कितना, ईएमएफ बाई जो भी मैग्नीट्यूड है रेट, मतलब कि जिस रेट से चेंज हो रहा है करंट का, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर सिर्फ एल की बात करें तो एल क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो अगर मानो कि इस फार्मूला को अगर डिफाइन करना चाहो तो इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि मानो कि सेल्फ इंडक्टेंस का डिफिनीशन पूछते, तो अगर करंट, मानो कि करंट जो है वो 1 एम्पियर पर सेकंड चेंज हो रहा है, 1 एम्पियर पर सेकंड चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है वो देख लेंगे, लेकिन 1 एम्पियर पर सेकंड चेंज हो रहा है। उस केस में 1 एम्पियर के रेट से चेंज हो रहा है, उस केस में जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है, उस केस में जो सेल्फ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो उस कॉइल के में इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं कि जब डी आई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकंड हो, घट रहा है बढ़ रहा है, वो मैग्नीट्यूड यहाँ पे कंसिडर किया है इसीलिए, घट रहा है बढ़ रहा है, वो दोनों ही केस को मिटिगेट करता है। उस केस में 1 एम्पियर पर सेकंड का जो चेंज है उसके कारण जब होगा, मान कि रेट ऑफ चेंज जब है 1 एम्पियर पर सेकंड, 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट है, नेक्स्ट सेकंड में 2 एम्पियर करंट है, फिर 1 सेकंड के बाद 3 एम्पियर करंट है, या फिर कभी 10 एम्पियर करंट तक घट रहा है, 9 8 इस तरह से घट रहा है बढ़ रहा है। दोनों ही केस में जब एक चेंज कितना रहे 1 एम्पियर पर सेकंड, उस केस में जो उस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है या फिर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है वो कितना के बराबर होगा, उस कॉइल में इंड्यूस्ड होने वाले ईएमएफ के बराबर होगा, उस कॉइल में इंड्यूस्ड होने वाले ईएमएफ के बराबर होगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस को, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को, ठीक है। अब इसके ऊपर एक दो प्रॉब्लम करते हैं ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा।
तो यहाँ पे मानो कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास कि कोई एक कॉयल है, मान लो कि ये कॉयल हो गया हमारा, ये हमारा कॉयल है, मतलब कि ए हमने साइड मान लिया, बी, दो टर्मिनल मान लिया ए और बी, और इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल, वो दिया हुआ है कितना, 2 हेनरी के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे कोई करंट अंदर जा रहा है, मान लो कि यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि करंट अंदर जा रहा है, और वो करंट का जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, वो दिया हुआ है हमारे को। वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना दिया हुआ है, 4 एम्पियर पर सेकंड। तो यहाँ पे di/dt जो है वो दिया हुआ है कितना, 4 एम्पियर पर सेकंड। तो यहाँ पे गौर करो कि यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है, यानी यहाँ पे इस केस में जो करंट है वो अगर 4 एम्पियर पर सेकंड के हिसाब से अंदर जा रहा है तो वो किस तरह का करंट है, ग्रोइंग नेचर का करंट है या फिर इंक्रीजिंग करंट है, ठीक है, इंक्रीजिंग करंट अंदर जा रहा है। तो ऑब्वियसली जब चेंज आएगा करंट में तो उसके कारण तुम्हारा यहाँ पे ईएमएफ भी क्रिएट होगा, इंड्यूस्ड होगा, और उसके कारण हम लोग फार्मूला जो जानते हैं उसके हिसाब से हम लोग पता करेंगे कि कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। तो हम लोग जो ईएमएफ का फार्मूला जानते हैं वो है कितना, जो भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड जो हमने देखा था लास्ट में वो कितना के बराबर था, di/dt के बराबर था। तो जो di/dt के बराबर हमारा जो ईएमएफ है वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो कितना के बराबर निकलेगा, ये मानो कि 2 हेनरी का है और di/dt हमें 4 एम्पेयर का दिया हुआ है, यानी ये 8 वोल्ट का निकलेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये ईएमएफ इंड्यूस तो 8 वोल्ट का हमें मिल गया, अब इन दो मानो कि वी ए और वी बी के बीच का पोटेंशियल पूछ रहा है, मान लो कि वी ए और वी बी के बीच का पोटेंशियल पूछ रहा है, यानी वी ए माइनस वी बी भी हमें निकालना पड़ेगा। तो ये आइदर +8 वोल्ट होगा या फिर -8 वोल्ट होगा। तो अब हमें पता करना है कि ये +8 वोल्ट है या -8 वोल्ट है। तो ये जो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल ईएमएफ है वो 8 वोल्ट है, वो तो निकल गया। अब मानो कि वी ए माइनस वी बी निकालना है, तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव वो हम लोग पता करेंगे। तो एक चीज़ देखो, ये अगर इंक्रीजिंग होगा तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन मानो किस तरफ हुआ, ये आई डैश इंड्यूस्ड करंट का हो गया। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन अगर ये अपोज कर रहा है, अपोजिट है, तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग एक छोटा सा इंड्यूस्ड ईएमएफ का सेल बनाएं तो इस तरफ पॉजिटिव होगा, इस तरफ नेगेटिव होगा, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, यानी ये जो पॉइंट है ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल है, यानी हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल में जो डिफरेंस होगा वो 8V का होगा। अगर यही पूछता कि VB और VA के बीच में कितना होता तो तुम कह सकते तो -8 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग हैंडल कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस अभी भी तुम्हारा 2 हेनरी है, करंट जा रहा है, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है -2 एम्पियर है, यानी अभी इस केस में ये डिक्रीजिंग है। जब ये डिक्रीज करेगा, जब ये डिक्रीज करेगा तो इस करंट के कारण, इस डिक्रीजिंग करंट के कारण जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट बनेगा, वो इंड्यूस्ड करंट इस तरह से बनेगा कि उसको सपोर्ट करे, यानी आई डैश का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, राइट। तो सबसे पहला काम करना है कि देखते हैं कि ईएमएफ कितना होगा। तो ईएमएफ हम लोग जानते हैं L/di/dt के बराबर होता है। तो उसको अगर कैलकुलेट करना चाहो तो L/di/dt 4 वोल्ट के बराबर निकल जाएगा, 4 वोल्ट के बराबर निकल जाएगा। तो इस केस में जब ईएमएफ के लिए हम लोग एक अगर सेल बनाए, इमेजिनरी सेल बनाए, तो उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा, यानी ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। यानी अब जो है Q का जो एंड है वो हायर पोटेंशियल पे है, P लोअर पोटेंशियल पे है। तो Q और इसके बीच में अगर VP माइनस VQ करना चाहो तो ये तुम्हारा 4 वोल्ट है, लेकिन माइनस साइन के साथ। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वहाँ पे हम लोग निकालेंगे क्या, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर ए लॉन्ग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, ऐसे एक कॉयल रहता है, लंबा कॉयल है, लॉन्ग सोलेनॉइड है,
इसका मतलब जो रेडियस ऑफ कॉयल है वो लेंथ के कंपेयर में बहुत छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकालने वाले हैं कि इसका सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट इस सोलेनोइड के लिए कितना होगा, ठीक है। तो मानते हुए चलते हैं कुछ चीज़, यहाँ पे कैपिटल आर मान लेते हैं कि रेडियस ऑफ ईच टर्न इन कॉयल, ये जो कॉयल है इसमें हर टर्न का रेडियस कैपिटल आर है, मतलब क्या, ये जो रेडियस है ये कैपिटल आर के बराबर है। ये कितना के बराबर है, कैपिटल आर के बराबर है, ठीक है। और फिर मान लेते हैं कि n जो है स्मॉल n, ये क्या है, ये है नंबर्स, यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिखते हैं, नंबर्स ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, हर यूनिट लेंथ में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है वो यहाँ पे स्मॉल n से डिनोट करते हैं। अगर यहाँ पे कैपिटल N इजगल टू, अगर मान लो कि टोटल नंबर्स ऑफ टर्न है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है, और L जो है इसका लेंथ है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, तो हम लोग कह सकते हैं कि स्मॉल n इजगल टू N/L होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर ये लेंथ अगर कैपिटल L है और यहाँ से मान लो कि यहाँ से 1 2 करते 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 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N तक जा रहा है, तो स्मॉल n इजगल टू N/L होगा, ठीक है। अब इसमें अगर मान लो कि करंट इस तरह से अंदर जा रहा है, करंट अंदर जा रहा है, तो इस करंट के कारण ये जो सोलेनॉइड है इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। हम लोग लास्ट चैप्टर में, चैप्टर 4 में देखे थे कि सोलेनॉइड के अंदर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है इन केस वो काफ़ी लॉन्ग हो। तो इस सोलेनॉइड में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है जो बन रहा है इस करंट के कारण। तो हम लोग जानते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड कितना के बराबर होता है, म्यू नॉट Ni के बराबर होता है। म्यू नॉट परमेबिलिटी कांस्टेंट हो जाता है, n जो होता है N/L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के बराबर, और I जो है उसमें जाता हुआ करंट, ठीक है। ये हम लोगों ने निकाला था लास्ट चैप्टर में, ठीक है। क्या ये है सोलेनॉइड के अंदर में कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अगर हम लोग कहें कि फ्लक्स में कितना चेंज हो रहा है, फाइनली तो हमें फ्लक्स में जो चेंज है उसको ही निकालना है। तो मान लेते हैं कि फाई जो है ये क्या है कि फ्लक्स ऑफ 1 टन, 1 टन से जाता हुआ फ्लक्स, मतलब कि जो फ्लक्स है वो फाई है। तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है डॉट ए के बराबर होगा, राइट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और ए के बराबर होगा, तो जरा देखो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो हर टर्न का है दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब कि यहाँ पे कोई भी एक एरिया ले लो तो एरिया वेक्टर भी तुम्हारा इधर ही पड़ेगा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी एक ही तरफ है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, यानी ये BA cos 0 डिग्री के बराबर होगा, यानी ये BA के बराबर होगा। दोनों आपस में पैरेलल है तो ये BA के बराबर होगा। B यहाँ पे कितना है, B है म्यू नॉट Ni के बराबर, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं म्यू नॉट Ni, और A कितना है, अगर रेडियस R है तो A हो जाएगा पाई R² के बराबर। तो ये क्या है, फ्लक्स एक टर्न का फ्लक्स इतना है। अगर हमें टोटल फ्लक्स पता करना है, मान लो कि फाई टी जो है वो टोटल फ्लक्स है, अगर टोटल फ्लक्स की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो वो कितना हो जाएगा, कैपिटल N फाई के बराबर हो जाएगा। यानी टोटल फ्लक्स यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कितना निकल के आ रहा है, टोटल फ्लक्स निकल के आ रहा है कैपिटल N, और ये जो वैल्यू हमारा निकला है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कैपिटल N म्यू नॉट N I पाई R², ठीक है। ये तुम्हारा एक वैल्यू आ रहा है। इसको हम लोग अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, वो कितना निकल रहा है वो अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स है वो हमारा निकला है कितना, N फाई के बराबर, या फिर कैपिटल N, और फाई जो तुम्हारा निकला था म्यू नॉट N I
पाई कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर, उतना के बराबर टोटल फ्लक्स निकला। और हम लोग जानते हैं कि स्मॉल एन जो नंबर ऑफ जो कि पर यूनिट लेंथ में कितना टर्न्स है वो उसको बताता है, ये कैपिटल एन बाई एल के बराबर होता है। तो हम लोग कैपिटल एन को स्मॉल एन एल के हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है कितना, टोटल फाइव को यहाँ पे अगर हम लोग प्रेस कर दे तो एन एल, तो चलो देखो एन अंदर भी है बाहर भी है, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, म्यू नॉट, एक बार लिखते हुए चलते हैं एन एल, और ये हो जाएगा म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर, और आई को बाहर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाई टी जो निकल रहा है, टोटल फ्लक्स जो निकल रहा है, वो फाइनली म्यू नॉट को आगे रखते हैं एन 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 स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल आई के बराबर निकल रहा है फ्लक्स। ठीक है, अब जरा गौर करो यहाँ पे जो ये चीज़ है पाई आर स्क्वायर एल, ये वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो उसके हिसाब से भी तुम लिख सकते हो। अगर अब हमें पूछा जाए कि टोटल फ्लक्स को हम लोग एल आई लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, इंडक्टेंस के हिसाब से, सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट के हिसाब से। तो दोनों को अगर कंपेयर करो, ये वाला फॉर्मूला, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2, तो दोनों का अगर कंपेयर करोगे तो एल का जो वैल्यू निकलेगा वो निकल के आ जाएगा कितना, मी नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल के बराबर। तो ये क्या है, सेल्फ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर ए लॉन्ग सोलेनॉइड। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं ये है म्यूचुअल इंडक्शन क्या है और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है। एक्चुअली म्यूचुअल इंडक्शन कब होता है उसको समझना यहाँ पे ज़रूरी है। तो होता क्या है कि मानो कि एक कॉयल है, इंडक्टर एक कॉयल है बगल में रखा हुआ है, उसके बगल में एक और कॉयल रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम लोग किसी और कॉयल के कारण, अगल बगल के कॉयल के कारण अगर उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो किसी कॉयल में, तो उसको बोलते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे भी, फिगर वगैरह बनाते हैं, समझते हैं। तो जब भी म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात होती है तो दो कॉयल रहना ज़रूरी है, एक प्राइमरी रहेगा एक सेकेंडरी रहेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे एक कॉयल दूसरे कॉयल के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ खुद में जनरेट कर रहा है, उसी कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने दो कॉयल बनाया है, एक प्राइमरी लिखा हुआ है यहाँ पे और दूसरा सेकेंडरी। तो जैसे ही हम लोग मान लो कि प्राइमरी में हम लोग ने स्विच ऑन कर दिया, ठीक है, और जो करंट है वो यहाँ से पास होना शुरू कर दिया। तो जब ये सोलेनॉइड के थ्रू करंट पास हो रहा है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना शुरू कर देगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना शुरू कर देगा मतलब कि ये सेल्फ इंडक्शन वाला ही केस ले लेते हैं। मानो कि इंक्रीज़ करे तो इससे होता हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज़ करते हुए दिखेगा हमें। तो मान लो कि यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है, ये फील्ड लाइन्स है, तो मानो कि इस तरह से जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने एक सीधा सीधा बनाया है। इसके अलावा भी फील्ड लाइंस बनेंगे कुछ इस तरह से पास होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा फील्ड लाइंस सेकेंडरी कॉइल के बगल से पास हो, सेकेंडरी कॉइल से होता हुआ ही पास हो, लेकिन हाँ कुछ फील्ड लाइंस सेकेंडरी कॉइल से होता हुआ पास होगा। अब ज़रा देखो, सोचो कि जैसे जैसे ये आई बढ़ रहा है वैसे वैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रहा है, जिसके कारण बगल में यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है काउंट बढ़ रहा है, सेकेंडरी में भी काउंट बढ़ रहा है। और सेकेंडरी में जब काउंट बढ़ रहा है तो फ्लक्स में चेंज आ रहा है, और फ्लक्स में चेंज होने के कारण यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है। लेकिन ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों बन रहा है, क्योंकि प्राइमरी कॉइल से करंट पास हो रहा है, और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर अगर लगाया हुआ है तो देख सकते हैं कि एक इंड्यूस्ड करंट भी बनता हुआ नज़र आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके पीछे अगर रीज़न की बात करें तो जो प्राइमरी कॉयल है,
जो प्राइमरी कॉइल है उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि सेकेंडरी कॉइल में कितना ईएमएफ बनेगा और उसके कारण कैसा इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल में बनेगा। तो इस फेनोमेनन में क्या हो रहा है कि म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। प्राइमरी कॉइल के कारण सेकेंडरी कॉइल में इंडक्शन देखा जा सकता है। यहाँ पे अगर हम लोग कहें कि 1 नंबर प्राइमरी कॉइल का एक रिंग है और 2 नंबर सेकेंडरी कॉइल का एक रिंग है, ठीक है। तो मानो कि प्राइमरी कॉइल से गुजरने वाला करंट को हम लोग I1 मान लिया, ठीक है। अब इस I1 के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो सेकेंडरी कॉइल से होता हुआ भी पास कर रहा है। सिर्फ प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी कॉइल से होता हुआ भी हमें दिख रहा है कि ये पास कर रहा है। तो जैसे जैसे मानो कि I1 अगर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा, राइट। तो दोनों में एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो जा रहा है। दोनों में क्या है, एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि phi2 जो है फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, किसी एक कॉइल में टोटल फ्लक्स मान लो कि उसका T से डिनोट करें। ये क्या है, सेकेंडरी कॉइल से होता हुआ टोटल फ्लक्स कितना है, phi2 T टोटल के लिए। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, I1 करंट के ऊपर डिपेंड करता है कि I1 कैसे कितना बढ़ रहा है उसके ऊपर, I1 डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जो भी डिपेंडेंसी, इस तरह का डिपेंडेंसी हम लोग डाल सकते हैं। अगर ये बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ेगा, ये अगर घट रहा है I1 अगर घट रहा है तो सेकेंडरी का फ्लक्स भी घटेगा। दोनों से एक जो रिलेशनशिप हमें मिल रहा है वो क्या है, एक कांस्टेंट के साथ, जिसको हम लोग MI1 कह सकते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप में जो M है ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का कांस्टेंट है। इसको अगर हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं तो M क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि I जैसे जैसे बढ़ेगा phi2 बढ़ेगा। यहाँ पे I1 अगर घटेगा तो phi2 घटेगा। तो दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। यानी तो इस तरह का रिलेशनशिप जो कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस मिला हमें वो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये डिपेंड करता है अगेन कि किस तरह का ज्योमेट्री है कॉइल का, कितना दूरी पे रखा हुआ है, सेपरेशन पे डिपेंड करेगा, और किस तरह से अरेंज किया हुआ है ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा। तो ओरिएंटेशन, सेपरेशन, ये सारी चीज़ों पे, इसके ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। इसको ऐसे रखे हैं कि दूसरा तरीके से रखे हैं, तो उसके ऊपर भी ये सारा चीज़ डिपेंड करता है कि m का वैल्यू कितना होगा, m किस तरह का कांस्टेंट निकल के आएगा, राइट। अब हम लोग इसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि कितना वैल्यू निकल के आ रहा है, राइट। तो मान लेते हैं E2 जो है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल को हम लोग लिख सकते हैं क्या, phi2 टोटल में जो चेंज आ रहा है उसके बराबर। एक नेगेटिव साइन डाल रहे हैं लेंस लॉ को फॉलो कराने के लिए, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा टोटल सेकेंडरी कॉइल में इतना के बराबर निकल रहा है। और हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा कि जो phi2 का टोटल है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस और पहले प्राइमरी के थ्रू कितना करंट है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इतना के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं E2 इज इक्वल टू -dMI1 प्राइमरी के थ्रू करंट बाय dt। तो इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास जो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो निकल के आ रहा है -M dI1/dt। तो ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया। अब अगर हम लोग इसको डिफाइंड करना चाहें तो किस तरह से डिफाइंड कर सकते हैं कि जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यानी dI1/dt
इंक्रीज डिक्रीज सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर सोचें, ये जब 1 एम्पियर पर सेकेंड हो तो जो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर होता है उन दोनों कॉइल को मिला के। तो इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस दो कॉन्सेंट्रिक कॉइल का किस तरह से निकालते हैं। तो जब हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने वाले हैं दोनों रिंग का, कंसेंट्रिक रिंग का, एक दो, तो एक कंडीशन हम लोग मान के चलते हैं कि R1 जो है बहुत 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 बड़ा है R2 से। ठीक है, एक दो, दूसरा नंबर जो सर्कल अंदर है वो बहुत छोटा सर्कल है कंपेयर टू R1। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं कि मान लेते हैं कि I1 क्या है, ये है करंट थ्रू प्राइमरी या फिर आउटर कॉइल। आउटर कॉइल से जो करंट जा रहा है एक नंबर कॉइल से, वो I1 के बराबर है। ठीक है, अब सोचो ये जो बाहर जो कॉइल है इससे जो भी करंट जा रहा है उसके कारण इसके सेंटर पे, इस बाहर वाले जो येलो कलर का सर्कल है उसके सेंटर पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो उसको लिख लेते हैं, ड्यू टू I1 द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड जो होगा एट सेंटर, उसको मान लेते हैं बी बी। ठीक है, तो वो कितना के बराबर हो जाएगा, बी एट सेंटर ऑफ बोथ, मतलब कि बोथ सर्कल के सेंटर में कितना, इस सेंटर में कितना बी जनरेट हो रहा है वो अगर देखा जाए तो हम लोग जानते हैं कि जो भी रिंग है, रिंग के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका वैल्यू कितना होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई ए के बराबर होता है, 2I बाई ए के बराबर होता है। राइट, ये हम लोगों ने निकाला हुआ था फोर्थ में, चैप्टर 4 में। ए जहाँ पे जो भी पॉइंट है सेंटर से डिस्टेंस को बताता है, यानी रेडियस के बराबर है। तो उस फॉर्मूला को अगर हम लोग यहाँ पे यूज़ करें तो इसको लिखा सकता है म्यू नॉट बाई 4 पाई डॉट 2I की जगह पे I1 करंट है बाई ए की जगह पे R1 रेडियस हो जाएगा। ठीक है, और इसके कारण जो भी बी निकल के आ रहा है वो कितना है, म्यू नॉट बाई पाई या फिर म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 बाई R1, इतना के बराबर हमारा निकला क्या, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर से होता हुआ बन रहा है। अब इस कंडीशन के लिए, पर्टिकुलरली इस कंडीशन के लिए जहाँ पे अंदर का रेडियस बहुत छोटा है, तो अंदर के रिंग से होता हुआ सारा मैग्नेटिक फील्ड उसी से होता हुआ गुजरेगा। मेरा कहने का मतलब है कि सेंटर में मानो कि बन रहा है और ये इतना छोटा है कि लगभग सेंटर के बराबर है, तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड वाले कॉइल में है वो बाहर के सेंटर पे जितना बन रहा है उतना ही के बराबर है। ये एजम्पशन के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि एज R1 इज वेरी 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 लार्ज देन R2, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड फॉर सेकेंड कॉइल is also concentrated at सेंटर, सेंटर पे ही है। ठीक है, तो और सेम एज बी, सेम है इक्वेशन 1 के बराबर, तो वो कितना हो जाएगा, बी के बराबर। तो अगर सेकेंडरी फ्लक्स, मतलब सेकेंड कॉइल का फ्लक्स अगर हम बात करें तो वो कितना के बराबर हो जाएगा, बी डॉट ए के बराबर हो जाएगा। तो अगर ये बी डॉट ए के बराबर हुआ,
अगर ये बी डॉट ए के बराबर हुआ तो यहाँ पे इस दोनों का एरिया अगर हम लोग बात करके एक ही तरफ है, कोलिनियर है, तो ये बी ए के बराबर हो जाएगा। 0 डिग्री रखेंगे, cos 0 डिग्री। तो यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा? एरिया किसका एरिया की बात हो रही है? ये जो एरिया है किसके एरिया की बात है? φ2 यानी सेकेंडरी कॉइल के एरिया की बात हो रही है। यानी यहाँ पे ए जो है वो πr² के बराबर है, πr² के बराबर है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग φ2 की बात करें तो μ0/2π I1/r1, ये b हो गया, a हो गया तुम्हारा πr², ठीक है, πr², इतना के बराबर हो जाएगा। और इसके कारण ये क्या है? φ2। तो ये सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स, ये सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो कितना निकल के आएगा उसको देखते हैं। ये b πr² ये एरिया। तो इससे φ2 निकला, जो भी है इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। तो यहाँ पे ये क्या है? टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी जो अंदर का कॉइल है उसमें इतना फ्लक्स है। और हम लोग जानते हैं कि, तो इसको इक्वेशन 1 कर लिया हमने। और हम लोग जानते हैं कि जो सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स होता है वो m प्राइमरी कॉइल के करंट के बराबर होता है। ये कहाँ से था? ये डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस से हम लोग देखे थे। तो दोनों अगर कंपेयर करें, दोनों को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो जो m का वैल्यू निकल के आएगा वो कितना के बराबर आ जाएगा? μ0/2, देखो पाई पाई कट जाएगा, μ0/2, यहाँ पे नीचे R1, ऊपर में कट जाएगा, ये R² के बराबर निकल के आ रहा है। तो जनरली ये कंडीशन में हमारा म्यूचुअल इंडक्शन कंसेंट्रिक सेल के लिए निकल के आता है, कंसेंट्रिक सर्कल के लिए निकल के आ रहा है। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन है कि दोनों में जो है ये दूसरा वाला छोटा होना चाहिए बड़े वाले से कंपेरेटिवली। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे दो लॉन्ग सोलेनॉइड जो कि एक के ऊपर एक कोएक्सियली एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका फिगर बनाएंगे, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग एक सोलेनॉइड बनाए, मानो कि ये है सोलेनॉइड, ठीक है। इस सोलेनॉइड को 1 नंबर नाम दे दिया, इसका रेडियस मान लो कि R1 हो जाएगा। यहाँ पे N1 जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वो N1 लिख लेंगे, इसको 1 नंबर की तरह ट्रीट करेंगे। और साथ साथ में हम लोग इसी के ऊपर से एक दूसरा सोलेनॉइड बनाते हैं। तो ये जो येलो कलर का सोलेनॉइड है दोनों कोएक्सियल है, हो सकता है 2 नंबर का R2 रेडियस दे देंगे, और फिर जो कि दोनों का लेंथ अगर सेम रखें तो N2 जो हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सेकेंड सोलेनॉइड। इस तरह से कोएक्सियल सोलेनॉइड हम लोग बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि जैसे 1 नंबर से अगर हम लोग करंट I1 पास कराएं तो देखेंगे कि इसके कारण तुम्हारा कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट निकल के आता है। तो यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स है जिसको हम लोग लिखते हुए चलते हैं। मान लो कि ये इस जो पहला है उसका रेडियस R1 है, और यहाँ पे N1 जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 है, और दूसरा जो है इसका रेडियस R2 है, और ये N2 इसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। और दोनों का ही लेंथ अगर बात करें तो दोनों का ही लेंथ स्मॉल l के बराबर है, ये दोनों का लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हुए चलते हैं L इजगल टू
लेंथ ऑफ सोलेनॉइड्स, दोनों का सोलेनॉइड का लेंथ हो गया। N1 जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एक नंबर के लिए। N2 हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दो नंबर के लिए। मान लो कि R1 जो है रेडियस ऑफ वन और R2 जो है ये अगर रेडियस ऑफ टू रहा। तो अब हम लोग सारा कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे क्या एजम्पशन के साथ कि एक नंबर से होता हुआ यहाँ पे करंट जाएगा। तो जरा सोचो अगर एक नंबर से करंट गुजरेगा तो एक नंबर के अंदर उस सोलेनॉइड के अंदर अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड मानो कि एक नंबर के अंदर जनरेट कर रहा है, ये एक नंबर के अंदर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं। ठीक है, ये इसका डायरेक्शन भी हम लोग ने बना दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे जनरेट हुआ? एक नंबर के अंदर। ठीक है, तो अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग एज्यूम करते हैं कि I1 इज इक्वल टू करंट इन सोलेनॉइड 1। ठीक है, तो B कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड फर्स्ट सोलेनॉइड कितना हो जाएगा? हम लोग जानते हैं सोलेनॉइड के अंदर कितना होता है, म्यू नॉट Ni के बराबर होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट N के जगह पे N1, I की जगह पे I1। ये हमारा अंदर का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, अब जरा गौर से देखो, सेकंड के अंदर भी इतना ही मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि अगर ये आइडियल केस है तो इस अंदर एक नंबर के बाहर कुछ और मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है नहीं, जो है अंदर ही है। अगर अंदर म्यू नॉट Ni है तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सेकेंड सोलेनॉइड कितना होगा? वो भी उतना ही होगा जितना एक नंबर के बराबर है। तो म्यू नॉट N1 I1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम पूछें कि बात करें कि सेकेंड सोलेनॉइड के थ्रू एक टर्न में कितना फ्लक्स चेंज हुआ, एक टर्न में कितना फ्लक्स चेंज हुआ, तो एक टर्न की बात करेंगे तो ये तुम्हारा मान लो कि सेकेंड का एक टर्न है। ये लोग अगर देखें तो ये मानो कि सेकेंड का एक कॉयल है, एक कॉयल के अंदर ये जो तीन लाइन गुजर रहा है मान लो एक टर्न के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि फ्लक्स थ्रू वन टर्न ऑफ सेकेंड कॉयल कितना हो जाएगा? B इतना के बराबर, जो भी सेकेंड कॉयल के थ्रू B है वो डॉट A। सेकेंड कॉयल का एरिया यहाँ पे याद रखना है, सेकेंड कॉयल का एरिया। तो दोनों के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है तो BA के बराबर हो जाएगा। तो फ्लक्स थ्रू वन टर्न इतना हो रहा है, तो उसको अगर हम लोग कहें φ2, दो नंबर के एक टर्न के लिए φ2 अगर है तो ये हो जाएगा BA के बराबर। B कितना है? म्यू नॉट N1 I1। A कितना है? एरिया ऑफ सेकेंड यानी πr2 स्क्वायर। ये क्या है? एक टर्न का फ्लक्स, एक टर्न का फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंड सोलेनॉइड और जो भी φ2 एक टर्न के लिए निकला है उसका मल्टीपल, राइट। अगर हम लोग कहें कि टोटल फ्लक्स थ्रू जो दो नंबर कॉयल है या सेकेंडरी कॉयल सोलेनॉइड यहाँ पे, वो कितना हो जाएगा? अगर φ2 की बात करें तो ये टोटल की बात करें तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंड सोलेनॉइड इनटू φ2 जो हमारा पहले निकला है एक टर्न का टोटल। तो अब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंड सोलेनॉइड कितना है? मान लो कि ये N2 अगर लेंथ है, सॉरी N2 इज इक्वल टू अगर इतना के बराबर है पर यूनिट लेंथ, तो N2 जो होगा वो N2L के बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम लोग रखें उसका वैल्यू
phi 2 टोटल जो निकल रहा है वो N2L नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकंड सोलेनॉइड और phi 2 जो वैल्यू हमारा पिछला निकला है जो कि म्यू नॉट N1I1 मैग्नेटिक फील्ड डॉट पाई आर स्क्वायर R2 स्क्वायर के बराबर निकला था, वो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं। ये टोटल तुम्हारा फ्लक्स के बराबर हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स कितना हो रहा है, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। इसको म्यू नॉट को बाहर लिख रहे हैं, N1 N2 पाई R2 स्क्वायर, L को इधर रख रहे हैं और सबसे बाहर में हम लोग I1 डाल दे रहे हैं। ये हमारा इक्वेशन 3 अगर हम लोग कर लें इसको, तो ये क्या है, टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल। और हम लोग जानते हैं कि डेफिनेशन से टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल इजगल टू होता है MI1 प्राइमरी कॉइल के करंट के बराबर, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला। इसको अगर क्वेश्चन 4 मान ले, दोनों को अगर कंपेयर करें तो यहाँ से जो M निकल के आता है वो निकल के आता है कितना, म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर L के बराबर। तो ये हो जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर टू कोएक्सियल सॉलिनॉइड्स। तो इस तरह से ये टॉपिक अभी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि एडी करंट क्या है, उसको समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अभी जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एडी करंट से रिलेटेड। एडी करंट को समझने के लिए हम लोग इंडक्शन कुकर का एग्जाम्पल लेंगे और इंडक्शन कुकर के एग्जाम्पल से लेके हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे काम करता है और एक्चुअली एडी करंट होता क्या है। ये तुम्हारा एडी नाम किसी के नाम पे ऊपर नहीं है, इसका मतलब वर्टेक्स होता है, भंवर की तरह दिखता है। ये करंट जनरेट कैसे होता है, कहाँ कहाँ यूटिलाइजेशन इसका हो सकता है, वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। एडी करंट को डिफाइन किया जाता है कि मान कि कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर के थ्रू अगर मैग्नेटिक फ्लक्स उसका चेंज करें तो उसके कारण जो सर्कुलेटिंग करंट जनरेट होता है उसको हम लोग एडी करंट कहते हैं, भंवर की तरह दिखता है। तो ये फिनोमेनन को समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लेंगे इंडक्शन कुकर का और उसको देखते हुए हम लोग समझेंगे चीज़ों को, उसकी यूटिलाइजेशन किस तरह से, मैग्नेटिक लेविटेशन या फिर देखेंगे अलग अलग उसका यूटिलाइजेशन किस तरह से होता है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि एक इंडक्शन जो हमारे इंडक्शन कुकर यूज़ होता है वो हम लोग देख रहे हैं, राइट। अब हम लोग ने देखा है कि इस इंडक्शन कुकर के ऊपर अगर हम लोग कोई स्टेनलेस स्टील का बर्तन वगैरह रखते हैं तो गर्म हो जाता है, लेकिन कागज़ वगैरह रखने से, हाथ रखने से उतना गर्म नहीं होता है। तो ऐसा कैसे होता है, ये किस थ्योरी के ऊपर काम करता है, वो अभी हम लोग देखेंगे। किस तरह से एडी करंट उसमें हेल्प करता है हीट जनरेट करने में, खाना पकाने में, वो भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर देखो तो इंडक्शन में होता क्या है कि ये यहाँ पे इस तरह राउंड राउंड करके कॉइल्स रहता है, ठीक है। ये राउंड राउंड करके कॉइल्स रहता है जिसके थ्रू अल्टरनेटिंग करंट जाता है, तो कुछ इंडक्शन का फेनोमेना हो सकता है। तो ये जो कॉयल राउंड राउंड करके रहता है, ये जो कॉयल यहाँ पे अंदर में कॉपर वायर वगैरह से बना हुआ है राउंड करके, वो कॉपर वायर्स जो हैं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। मानो कि इस तरह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट करते हैं, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। और चूंकि घर में हमारा सोर्स ऑफ करंट एसी रहता है, अल्टरनेटिंग सोर्स रहता है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो एसी करंट के फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज करता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का फ्रीक्वेंसी चेंज होगा
तो वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज करता हुआ दिखेगा। तो उस फ्लक्स चेंज के कारण एक करंट जनरेट होता है जिसको हम लोग एडी करंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि एक कोई रिंग यहाँ पे बाहर रखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया कि यहाँ पे किसी एक रिंग को लिया, ठीक है। अब इस रिंग से होता हुआ ये मैग्नेटिक फ्लक्स तुम लोग को दिख ही रहा होगा। तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अल्टरनेटिंग करंट है, करंट का डायरेक्शन हर हाफ साइकिल में चेंज हो रहा है। तो मानो कि फ्रीक्वेंसी अगर नॉर्मल हाउस होल्ड करंट का 50 हर्ट्ज है, मतलब 100 बार बदलता है एक सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अभी ऊपर है, फिर थोड़ी देर के बाद नीचे चला गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे चला गया। तो इस तरह से जो ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसके कारण फ्लक्स में चेंज आता है, फ्लक्स में चेंज आता है। अब सोचो कि यहाँ ऊपर में, यहाँ पे अगर हम लोग एक इस तरह का सर्कुलर रिंग रखते हैं, एक रिंग कंडक्टर वायर रखते हैं, तो जब हम लोग कंडक्टर वायर ऊपर में रखेंगे और हमारा फ्लक्स जो है चेंज होता रहेगा ऊपर नीचे, तो इस वायर, ये जो कंडक्टर लूप है, इसके अंदर से भी अंदर का फ्लक्स भी चेंज करेगा, और जिसके कारण इसके थ्रू कुछ एक इंड्यूस्ड करंट बनेगा, इसके थ्रू इंड्यूस्ड करंट बनता हुआ नजर आएगा। जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे करंट का डायरेक्शन चेंज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर यहाँ पे सिर्फ एक लूप ना रख के पूरा कंडक्टिंग प्लेट ही रख दें, मानो किस तरह से पूरा प्लेट ही यहाँ पे बैठा दोगे, ठीक है। अगर पूरा प्लेट ही बैठा दोगे तो तब क्या होगा, जब पूरा प्लेट बैठा देंगे तो जो भी कंडक्टिंग प्लेट है उसमें जहाँ भी जगह मिलेगा वैसे ही उसका करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो गोल 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 रिंग रिंग बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप का प्लेट बैठा होगा तो पूरे स्क्वायर में वहाँ पे करंट जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। मान लेते हैं कि हम लोग इस तरह का एक स्क्वायर शेप का प्लेट इसके ऊपर प्लेस कर देंगे। यहाँ पे अगर मानो कि प्लेस कर दिया हमने स्क्वायर शेप का प्लेट, तब क्या होगा, अगर हम लोग स्क्वायर शेप का प्लेट यहाँ पे डाल देंगे तो उसके जो भी सरफेस है, सरफेस में जहाँ भी जगह मिलेगा वहाँ पे इस तरह का सर्कुलर या फिर भंवर तरह का करंट बहना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये जो करंट बन रहा है इसको बोलते हैं हम लोग एडी करंट, और इसका नाम इसलिए इसका एडी करंट पड़ा क्योंकि इसका मतलब होता है वर्टेक्स या फिर भंवर जैसा कुछ दिखता है, इसलिए इसको एडी करंट कहते हैं। और ये क्यों हो रहा है क्योंकि ये जो कंडक्टिंग प्लेट हम लोग जो डाले हैं उसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, इसके कारण होता है। तो इसको एडी करंट कहते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल है जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड डालने से और रेजिस्टेंस बढ़ाने से इसके ऊपर क्या असर होता है, उसको हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से एडी करंट का यूटिलाइजेशन करके हम लोग मैग्नेटिक ब्रेक्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर मैग्नेटिक लेविटेशन का यूज़ कर सकते हैं, और मैगलेव ट्रेन्स में का किस तरह से यूज़ होता है। तो वो सारी चीज़ अभी हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से इसका एप्लीकेशन होता है, यूटिलाइजेशन होता है। उसको पहले हम लोग एक एग्जांपल समझेंगे और देखेंगे। एडी करंट के यूटिलाइजेशन को समझने के लिए इस फिगर को देखते हैं। मान लेते हैं कि ये एक एल्युमिनियम प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, ये प्लेट है और ये किसी पॉइंट में फिक्स्ड है। और अभी ये जो दो चीज़ यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का दो छोर है, बट अभी यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव नहीं है। तब अगर हम लोग प्लेट को यहाँ पे फ्री स्विंग में डाल दें तो ये प्लेट क्या करेगा, ऐसे करके जाएगा यहाँ पे
और फिर ऐसे वापस आ जाएगा, फिर ऐसे जाएगा वापस आ जाएगा, वैसे ऐसे ये क्या करना, ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा, राइट। ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। अगर हम लोग यहाँ पे इसको फ्रीली मूव करने के लिए छोड़ दें, लेकिन क्या होता है होगा अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे इसको एक्टिव कर दें। अगर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एक्टिव हो गया, एक साउथ एक नॉर्थ, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से अंदर जाता हुआ उधर से मालूम होगा, और जैसे जैसे प्लेट यहाँ से गुजरना स्टार्ट करेगा वैसे वैसे उसका फ्लक्स इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, और फ्लक्स में चेंज होने के कारण जो प्लेट में एक करंट जनरेट करना स्टार्ट हो जाएगा, जो एडी करंट के रूप में देखा जा सकता है। अब ये क्यों इंक्रीज कर रहा है वो अभी हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तो जब ये यहाँ पे प्लेट जो है, ये प्लेट है, तो प्लेट जब अंदर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो क्या हो रहा है, ये एरिया स्वैप जो है वो इंक्रीज कर रहा है धीरे धीरे। पहले इतना होगा, फिर धीरे धीरे और इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे अंदर आता जाएगा वैसे वैसे उसका एरिया इंक्रीज करते रहेगा, राइट। जैसे जैसे थोड़ा सा और अंदर जाएगा, थोड़ा सा और अंदर जाएगा, वैसे वैसे उसका एरिया इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे एरिया इंक्रीज करेगा, एरिया बढ़ेगा, वैसे वैसे उसका फ्लक्स भी बढ़ता रहेगा। और फ्लक्स बढ़ने के कारण तुम्हारा फ्लक्स में चेंज आएगा। फ्लक्स में चेंज आने के कारण वहाँ पे एडी करंट जनरेट होगा, और एडी करंट चूँकि ये एक कंडक्टिंग वायर नहीं है, ये पूरा प्लेट है, ठीक है। तो पूरा प्लेट में एडी करंट जनरेट होगा, और वो एडी करंट का नेचर किस तरह से होगा, जब अंदर जा रहा है तो वो अपोज करने की कोशिश करेगा। एरिया इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा कि अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऑपोजिट में मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑपोजिट में बनाएगा, मान लो कि इस तरफ उल्टा तो इस तरह ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब नजर आ रहा है तो वो रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। फिर थोड़ी देर के बाद जब ये पूरी तरह से अंदर पहुंच जाएगा तो एरिया जो है वो अब कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे किसी तरह का एडी करंट अब जनरेट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे बाहर निकलना स्टार्ट करेगा वैसे ही उसका एरिया घटने लगेगा, फिर सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा, यानी फिर यहाँ पे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इस मोमेंट में वो रिपेल कर रहा है, लेकिन जब वो बाहर जा रहा है फिर वो अट्रैक्ट करके अंदर खींचने के लिए कोशिश करेगा। तो होता क्या है कि जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता तो समय जो है प्लेट को रुकने का वो अधिक लगता है, लेकिन जैसे मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट होता है वैसे ही वो इमिडिएटली हॉल्ट में आ जाता है, रुक जाता है। और ये होता है किस लिए, क्योंकि यहाँ पे एडी करंट जनरेट हो रहा है। एडी करंट के कारण स्ट्रॉन्ग रिपल्सन और अट्रैक्शन होता है, और वो तुरंत ब्रेकिंग का काम करता है, मतलब कि रुक जाता है। अगर यहाँ पे हम लोग इस शेप को चेंज कर दें, शेप को कुछ इस तरह का कर दें, अगर हम लोग शेप को चेंज करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही शेप में चेंजेस आएगा उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल होता है रो एल बाई ए। एरिया जो है वो डिक्रीज कर गया, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया, तो करंट जो है कम बनेगा, और करंट कम बनने के कारण तुम्हारा जो करंट का मतलब कि जो वर्टेक्स वाला जो लूप है करंट वो भी घट जाएगा, राइट। और इसके कारण जो तुम्हारा अट्रैक्शन और रिपल्सन वो भी घटने लगेगा। यानी अगर यहाँ पे पूरा प्लेट ना रख के अगर हम लोग इस तरह से कॉम्ब स्ट्रक्चर यहाँ पे करें तब भी रुकने में थोड़ा अधिक समय लग सकता है। तो ये यूटिलाइज कहाँ कहाँ होता है, कि ये मैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम में यूटिलाइज होता है, और फिर हमारा जो मैग्नेटिक रेल्स जो रहता है ना लेविटेशन के ऊपर, बुलेट ट्रेन्स वगैरह वहाँ पे भी यूटिलाइज होता है। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं कि एसी जनरेटर, जिसको अल्टरनेटर या फिर एसी डायनामो के नाम से भी जाना जाता है, वो आखिर है क्या। तो यहाँ पे
हम लोग जनरेटर से करंट पैदा कर सकते हैं। ये डीसी भी हो सकता है, यूनी डायरेक्शनल करंट भी हो सकता है, और अल्टरनेटिंग नेचर का भी हो सकता है, या एसी जनरेटर भी हो सकता है। तो उसको कैसे करके डिफाइन करते हैं वो ज़रा देख लेते हैं कि ये क्या है। एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि यूज़ किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल में। एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड ए जनरेटर। और जब ये अल्टरनेटिंग नेचर का करंट दे तो उसे एसी जनरेटर कहेंगे, और जब यूनी डायरेक्शनल करंट दे तो उसे हम लोग डीसी जनरेटर कहते हैं। एसी जनरेटर में जो कंस्ट्रक्शन रहता है उसमें हम लोग स्लिप रिंग्स का यूज़ करते हैं, जिसके ऊपर कॉयल का जो टर्मिनल है वो स्लिप करता है, तो वो एसी जनरेट करता है। और जब उसमें स्प्लिट रिंग या टूटा हुआ रिंग का यूज़ करते हैं तो वो उस केस में हमारा डीसी जनरेटर की तरह काम करेगा, और हमें डायरेक्ट या यूनिडायरेक्शनल करंट मिलता है सर्किट में। तो अभी हमारे सिलेबस में एसी जनरेटर है, तो हम लोग एसी जनरेटर पे ही कंसंट्रेट करेंगे। उसी का वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, क्या थियोरी पे बेस्ड है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, वो सारा चीज़ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो देखो, आप यहाँ पे लिख रहे हैं कि इफ़ द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑफ अल्टरनेटिंग नेचर, तो उसे हम लोग एसी कहते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एसी जनरेटर। ठीक है, अभी अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है उसके बारे में ज़रा जान लेते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है? ए करंट व्हिच चेंजेस इट्स पोलरिटी या डायरेक्शन इज कॉल्ड तुम्हारा अल्टरनेटिंग करंट या एसी। अब देखने वाले हैं कि ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, किस सिद्धांत के ऊपर बेस्ड है। तो ये जो जनरेटर है, एसी जनरेटर, वो किस सिद्धांत के ऊपर बेस्ड है? ये इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता था कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो वो रेट ऑफ चेंज के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर वो किसी क्लोज सर्किट में रहे तो वो इंड्यूस्ड करंट भी बनाता है। तो उसी इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर, फैराडेज लॉ के ऊपर, ये एसी जनरेटर का वर्किंग बेस्ड है। निकोलाई टेस्ला ने इसकी खोज की थी, और उन्होंने सबसे पहले एसी करंट ये सारा चीज़ करके डिस्कवर किया था। तो अभी हम लोग देखने वाले कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है इसका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में एक आर्मेचर रहता है। ये आर्मेचर क्या होता है एक्चुअली में कि एक कोर रहता है जो कि सॉफ्ट आयरन का बना हुआ रहता है, और उसके ऊपर में इंसुलेटेड कॉपर वायर कॉयल की तरह लपेटे हुए रहते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि मानो कि एक आर्मेचर, इसमें कैपिटल N नंबर्स ऑफ टर्न, तो हम लोग अभी एक टर्न के कारण देखेंगे वर्किंग, और उसको फिर हम लोग n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका वो n टर्न्स के लिए हो जाता है। और हम लोग फील्ड मैग्नेट यूज़ करते हैं जो कि स्ट्रांग नेचर का होना चाहिए। यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्शन में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। और तुम लोग जानते हो कि जो फील्ड लाइंस रहता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ, बाहर की तरफ जाता है।
और ये जो रेड अंदर में ये क्या है, ये है एमएच, ठीक है। और ये कॉपर का बना हुआ रहता है और ये सॉफ्ट आयरन कोर से बना हुआ रहता है, ठीक है। तो उसके ऊपर ये जो वाइट कलर का एक टर्न कॉयल का हम लोगों ने लिया है, सिर्फ एक टर्न, एक टर्न कॉयल का लिया हुआ है। और ये हमारा एक्सेल है, यहाँ पे ऊपर में ये एक्सेल नज़र आ रहा है। तो ये इस तरह से घूम सकता है, इस तरह से टर्न कर सकता है, ऐसे करके टर्न कर सकता है। तो नीचे अगर आए तो नीचे यहाँ पे देख सकते हो, ये तुम्हारा इसे स्लिप रिंग्स कहते हैं, इसे कहते हैं स्लिप रिंग्स। यहाँ पे S1 और S2 दो स्लिप रिंग्स हैं। तो इसका वर्किंग को समझने के लिए देखो, ये तार जो है ना इसके ऊपर जस्ट टच किया हुआ रहता है। अगर ये स्लिप रिंग्स ना रहे तो ये तार जब घूमेगा ये चीज़, तो ये आपस में उलझ जाएगा, टेंगल कर जाएगा, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए हम लोग इस स्लिप रिंग्स का यूज़ करते हैं। और ये जो ब्रश है, कार्बन ब्रश कहते हैं इसको, ये B1 B2 कार्बन ब्रशेस हैं। कार्बन ब्रशेस यूज़ इसलिए किए जाते हैं क्योंकि जब स्लिप रिंग्स इसके ऊपर खिसकता है तो फ्रिक्शन के कारण मन अच्छा फ्रिक्शनलेस, मतलब कि लेस फ्रिक्शन वहाँ पे मिलता है। कार्बन के जो छोटे छोटे दाने रहते हैं उसके कारण वहाँ पे थोड़ा उसमें फ्रिक्शन जो है वो कम होता है। उसके लिए यहाँ पे हम लोग कार्बन ब्रशेस यूज करते हैं। और ये एमेचर जो है वो सॉफ्ट आयरन कोर से बना हुआ रहता है। और सॉफ्ट आयरन कोर से बनाने का उसमें एक रीज़न है कि ये तुम्हारा अपने अंदर से अधिक मैग्नेटिक फील्ड को पास करने देता है, जिससे क्या होता है कि इसका एफिशिएंसी बढ़ जाता है, जनरेटर का एफिशिएंसी बढ़ जाता है, क्योंकि फ्लक्स जो है अधिक चेंज होगा तो उसका एफिशिएंसी बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ये सारा चीज़ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है। और तुम लोग जानते हो कि फैराडेज लॉ क्या कहता है कि जब भी तुम्हारा फ्लक्स में चेंज होगा, जब भी फ्लक्स में चेंज होगा तो जितना जल्दी, जितना ज़्यादा चेंज होगा, यानी रेट ऑफ चेंज जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा। तो हम लोग उसी को एक बार रिवाइज करेंगे, देखेंगे कि वो है क्या। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि फैराडेज लॉ के हिसाब से ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। और रेस्पेक्टिवली अगर सर्किट क्लोज रहा, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि सर्किट क्लोज है, तो सर्किट जब क्लोज रहता है तो करंट भी इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है कि चेंज इन फ्लक्स के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है और उसके कारण करंट भी इंड्यूस्ड हो रहा है। उसी करंट को वो अल्टरनेटिंग नेचर का होता है, जिसके कारण उसे हम लोग एसी करंट कहते हैं। तो ये डायरेक्शन जो है करंट का वो चेंज होता रहता है, जिसको हम लोग आगे वर्किंग में देखेंगे कि उसका डायरेक्शन किस तरह से चेंज हो रहा है। तो जरा देखो, यहाँ पे हमने स्लिप रिंग्स जो कॉपर का बना रहता है और ब्रशेस जो है वो कार्बन के बने रहते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें आते हैं कि इसका वर्किंग कैसे होता है, इसका काम कैसे करता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि थीटा जो है वो एंगल बिटवीन बी एंड ए है और समय t इजगल टू 0 यहाँ पे लेंगे कि इनिशियल इस तरह से था। इनिशियल ऐसा है कि जो एमेचर का प्लेन है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। तो तुम लोग देख सक रहे हो यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड अगर ये परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो उसको हम लोग इनिशियल पोजीशन मान के चलते हैं, t इजगल टू 0 पे वही हमारा इनिशियल पोजीशन है। धीरे धीरे जैसे जैसे घूमना शुरू होगा वैसे वैसे इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये तुम्हारा अभी के लिए, और ये घूम कैसे रहा, ये घूमेगा तुम्हारा, मान लो कि ऐसे ऐसे करके घूमेगा। अभी नहीं घूम रहा है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, वर्किंग पे आ रहा है। तो देखो, और ये आर्मेचर किस चीज से बना रहता है, ये तुम्हारा सॉफ्ट आयरन कोर से बना हुआ रहता है। ये जो चीज है ये सॉफ्ट आयरन कोर से बना हुआ रहता है, जो कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, जो अपने अंदर जो है मैग्नेट
को खींच लेता है, जो आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने अंदर से पास कराने लगता है, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांग कर लेता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब स्ट्रांग हो जाएगा तो फ्लक्स में जो चेंज होगा वो ज्यादा होगा, और जो फ्लक्स में जब चेंज ज्यादा होगा तो अधिक करंट बनेगा, इसलिए वो यूज किया जाता है बेहतर परफॉर्मेंस एफिशिएंसी के कारण। तो हम लोग मानते हैं इसको पहला नंबर देते हैं एट टी इज इक्वल टू 0, ये 0 समय पे जब स्टार्ट हुआ, तो 0 समय पे मानो कि स्टार्ट हुआ, तो अभी जैसे स्टार्ट हो रहा है ना, तो उसमें तुम्हारा मान लो कि एंगल थीटा अभी अभी के लिए ये स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा थोड़ा सा मुड़ा, ठीक है। तो अभी इनिशियली जो है थीटा क्या है, ये है तुम्हारा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। अभी 0 हो सकता है, ठीक। और अभी क्या है कि जो प्लेन है ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू फील्ड। अभी जो प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो अभी एरिया वेक्टर किधर दिखेगा तुमको, जब परपेंडिकुलर टू द फील्ड रहेगा प्लेन, तो एरिया वेक्टर ये रहा, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर में दिख रहा है, ये बी है, ये ए है, दोनों के बीच का एंगल कितना है अभी? सर 0 डिग्री। 0 डिग्री, यस इनिशियल केस, अभी वर्किंग स्टार्ट हुआ है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद, ठीक है, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं आफ्टर ए टाइम टी, यानी टाइम अभी कितना हो गया, टी समय बीत गया है, इट रोटेट्स थीटा, एंगल थीटा, थीटा अभी क्या है कि टाइम टी के बाद थीटा हो क्या, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। कैसा हो रहा है उसको जरा हम लोग अभी ड्रॉ करके बना लेते हैं। इधर एक मैग्नेट बनाया हुआ है, नॉर्थ साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड था। अच्छा, और हमारा इनिशियल पोजीशन कुछ ऐसा था, आ, बिल्कुल परपेंडिकुलर था दोनों प्लेन, और जो तुम्हारा, उसको हम लोग बना लेते हैं एक बार, ठीक है। इसको बनाते हैं पहले, तो यहाँ पे एक एक्सेस को फिक्स कर देते हैं। एक्सेस फिक्स करने से फायदा होगा कि उसी के थ्रू हम लोग का घूमेगा, ये हमारा एक्सेस था, ठीक है। एक्सेस को फिक्स कर दिया हमने, और इनिशियल इनिशियल वाला कुछ ऐसा था, राइट। ये इनिशियल वाला था, और ये घूम कैसे रहा है, इस तरह हम लोग घुमा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा समय के बाद ये तुम्हारा मान लो कि थोड़ा ऐसे 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 घूम गया, हाँ, इस तरह घूम गया। तो पीला वाला पे ध्यान देना, यहाँ पे अगर हम लोग इसके ऊपर अभी परपेंडिकुलर करें तो ये इस तरफ परपेंडिकुलर जाएगा, एरिया वेक्टर अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और एरिया वेक्टर और बी के बीच में एंगल तुमको पता करना है। तो देखो, ऊपर से अगर देखो, ऊपर से देखो, ऊपर से कैसा दिख रहा है उसके ऊपर हम लोग गौर करें जरा, ठीक है। अगर टॉप व्यू की बात करें तो टॉप व्यू में
इनिशियल पोजीशन ऐसा था, ठीक है, ये तुम्हारा एमेचर था, और इसमें हम लोगों ने एक एक्सेस भी फिक्स कर दिया था, ये हमारा एक्सेस फिक्स हो गया था, ये हमारा एक्सेस था, ये एक्सेस था, और तुम्हारा परपेंडिकुलर था प्लेन के ऊपर, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था वो कुछ इस तरह से नजर आ रहा था, ठीक, ऊपर से देख रहे हैं, हाँ, टॉप व्यू ऐसा करके कुछ नजर आ रहा था, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, तो इस वक्त एरिया वेक्टर की बात करें, एरिया वेक्टर अगर परपेंडिकुलर ले लेंगे ऐसा, तो दोनों के बीच में एंगल तुम लोगों को नजर आ रहा है कि 0 डिग्री। थोड़ी देर के बाद घूम रहा है, घूम कैसे रहा है, तुम्हारा इस तरफ घूम रहा है, राइट, तो थोड़ी देर के बाद वो घूम के थीटा एंगल पे घूम गया, मतलब ऐसा घूम गया, ठीक है, थोड़ा सा घूम गया थीटा एंगल पे, तो जैसे ही थीटा एंगल पे घूमा, मान लो कि ये एंगल हमारा थीटा है, घूम गया, तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर पड़ेगा वो ऐसा होगा, परपेंडिकुलर हो गया, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, कैसे, ये अगर 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो तुम देख सकते हो कि वो भी थीटा ही होगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अभी आफ्टर टाइम टी, थोड़ा समय के बाद, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना बचेगा, बता सकता है कोई, ऊपर से देखने के बाद समझ में आया होगा तो, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक, ये दोनों हम लोग क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी एक एजम्पशन लेना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, वो क्या है, लेट्स एज्यूम द कॉइल rotates with constant angular velocity ओमेगा। ये जो ओमेगा है वो कांस्टेंट है, कहा गया, मतलब वो एक्सेलरेटेड नहीं है, एंगुलर एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है, जिस हिसाब से घूम रहा है उसी हिसाब से घूम रहा है, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा और समय टाइम, इसी को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, यानी यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी, यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा, अगर थीटा एंगल बिटवीन बी एंड ए है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई बी बी डॉट ए, ठीक है, तो इसी चीज को लिख सकते हैं हम लोग क्या, बी ए कॉस थीटा, और थीटा का जगह पे क्या रख देंगे, इक्वेशन 1 से बी ए कॉस ओमेगा टी, ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स एक टर्न के लिए, एक कॉइल का एक एक तार के लिए, ऐसा बहुत सारा तार रहेगा, मानो कि n नंबर ऑफ तार रहेगा, तब क्या हो जाएगा, इफ देयर आर कैपिटल N टर्न्स इन कॉइल, ये एमेचर में कितना टर्न्स है, n टर्न्स है, देन टोटल फ्लक्स होगा, इसको हम लोग बोलते हैं फाई नेट, ये इक्वल टू हो जाएगा कितना, n टर्न्स और फाई बी के बराबर, ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल फ्लक्स, ठीक है, ये हो गया टोटल फ्लक्स, यहां तक समझ में आया। यस सर।
तो टोटल फ्लक्स अगर तुम लोग निकाल लिए हो, तो अब हमारा इस फ्लक्स के चेंज के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स एंड ईएमएफ will be induced, which is equal to minus d phi by d phi net by dt। अब एक सवाल है तुम लोग से, वो है कि फ्लक्स में चेंज को हम लोग यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसके रेट के ऊपर डिपेंड करता है, फैराडेस का सेकंड लॉ कह रहा है, उस हिसाब से हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ डी फाई बाई डी होता है। यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगा है, किसी को कोई आइडिया? माइनस साइन लगाया गया है लेंस लॉ को एकोमोडेट करने के, लेंस लॉ को सेटिस्फाई करने। तुम बोलोगे कि लेंस लॉ कैसे सेटिस्फाई होगा? अच्छा एक चीज बताओ, लेंस लॉ क्या कहता? लेंस लॉ कहता था अपोज करो जो भी तुम्हारा कॉज है, यही लेंस लॉ था। ठीक है, फ्लक्स चेंज कब होता है? जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करे तो इंक्रीज होगा फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज करेगा, ये अगर इंक्रीज करेगा तो करंट का डायरेक्शन ऐसा कुछ होगा, लेंस लॉ से इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा कुछ होगा जो इस मैग्नेटिक फील्ड को कम करना चाहेगा, राइट? और अगर ये डिक्रीज करेगा तो उसको सपोर्ट करना चाहेगा। ठीक है, तो जो भी कॉज है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे नेगेटिव चीज लगाए हैं, नेगेटिव साइन लगाए हैं, जो कि मानो कि ये डिक्रीज कर रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगर इंक्रीज कर रहा है फिर माइनस हो जाएगा, इंक्रीज करेगा तो घटाएगा फ्लक्स को, और अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो बढ़ाएगा। अब डी फाइव बाई डी टी अगर नेगेटिव है मतलब घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है फ्लक्स, और डी फाइव बाई डी टी अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीज कर रहा है फ्लक्स। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? रिलेट कर पा रहे हो? एक चीज बताओ, dx बाई डी टी अगर तुम्हारा पॉजिटिव वैल्यू है तो x इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ कि डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है सर। इंक्रीज कर रहा है। और अगर ये नेगेटिव साइन है तो वो डिक्रीज करता है। ठीक है, तो फ्लक्स ये चीज का जो ये चीज है, ये चीज क्या बता रहा है? चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स अगर पॉजिटिव हुआ तो मतलब फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो ईएमएफ नेगेटिव वाला होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर ठीक वैसा काम कर। ठीक है, अगर वो डिक्रीज कर रहा है मतलब नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा तो फिर ईएमएफ तुम्हारा उसका उल्टा नेचर का। ठीक है, लेंस लॉ को फिट करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक नेगेटिव साइन लगा है। याद रखना ये इंपॉर्टेंट चीज है, भूल जाते हैं सब मतलब बीच बीच में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे टोटल फ्लक्स कितना निकला था, पीछे का पेज से हम लोग देख लेंगे। एन फाइव बी, एक टर्न वाले के लिए। हाँ, और एन फाइव बी कितना निकला था? फाइव बी था तुम्हारा बी ए कॉस ओमेगा टी, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ओमेगा क्या है? जिस रेट से घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। ठीक है, अब देखो इसको क्या करना है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है। देखो एन बी ए, बी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, तीनों बाहर आ गए। डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस एन बी ए, और इसका हो जाएगा तुम्हारा जरा देखो कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी का हो जाएगा तुम्हारा ओमेगा। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा ये जब डिफ्रेंशिएट करके ये ओमेगा बाहर आ गया, और यहाँ पे ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है, इसीलिए उसको बाहर किया। एन बी ओमेगा,
ओमेगा क्या है? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी हम लोग लिए, हम घूमने का, इसलिए वो बाहर, माइनस माइनस प्लस साइन ओमेगा टी। तो E इक्वल टू, ये आगे का ये चीज जो है कांस्टेंट है, इसको हम लोग ई नॉट लिखते हैं और इसको हम लोग लिख रहे हैं साइन ओमेगा टी, वेर ई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, और इसको मैक्सिमम ईएमएफ भी बोलते हैं, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ भी बोलते हैं। ठीक है, ये अगर तुम्हारा ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो करंट कितना हो जाएगा? अगर पूरे कॉइल का रेजिस्टेंस जो है कैपिटल आर है, तो करंट कितना होगा? इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट का क्या फॉर्मूला होता है? आई इज इक्वल टू ई बाई आर, आर जहां पे रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, ये हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर। ई बाय आर को अगर आई नॉट लिखो, ई बाई ई नॉट बाई आर को अगर आई नॉट लिखो, तो ये इस चीज को लिखा सकता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट मैक्सिमम करंट को दिखा रहा है, पिक वैल्यू ऑफ करंट, इंड्यूस्ड करंट। ये चीज समझ में आया? हेलो, Yes. ठीक है, यहाँ पे आई नॉट क्या है? पिक वैल्यू, ये भी तुम्हारा पिक वैल्यू को दिखा रहा है। कैसे? वो अभी हम लोग के ग्राफ से समझे, ठीक है, ग्राफ से अभी हमारा क्लियर हो जाएगा कि ये पिक वैल्यू को क्यों दिखा रहा है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू को क्यों दिखा रहा है, ग्राफ खींच के अभी हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज बताओ, ये कैसा ग्राफ फंक्शन कैसा निकला, करंट का फंक्शन कैसा निकल रहा है? आई नॉट साइन फंक्शन निकल रहा है, साइनोसोडल फंक्शन निकल रहा है, राइट? अगर तुमसे कहा जाए ग्राफ ऑफ E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ खींचो, और आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ खींचने के लिए तुमसे, ग्राफ तो लगभग दोनों का सेम ही निकलेगा। ठीक है, ग्राफ तो लगभग दोनों का सेम ही निकलेगा, और वो कितना होगा जरा देखते हैं कैसा दिखेगा। देखो, साइनोसोडल वेव तुम लोग जानते हो कि कुछ इस तरह से दिखता है, राइट? इस तरह से दिखता है, और सेम इसी तरह का ही ग्राफ तुम्हारा उधर भी बनेगा, क्योंकि करंट के लिए भी बनेगा, क्योंकि करंट भी साइनसोडल फंक्शन ही तुमको यहाँ पे साइन का फंक्शन ही दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये 90 डिग्री के टर्न पे था, ये 180 डिग्री के टर्न पे था। अब तुम बोलोगे 90 डिग्री और 180 डिग्री की तरह में कैसे वेरीफाई कर रहा है? ठीक है, ये 0 डिग्री पे था, ठीक है, ये भी तुम्हारा 0, 90, 180। ठीक है, अच्छा,
ये ई का है, ये टाइम का है, ये भी टाइम का है और आई का है। एक चीज बता मुझे, ई मैक्स कितना निकलेगा यहाँ पे? क्या ये ई नॉट के बराबर होगा व्हेन साइन ओमेगा टी इज मैक्सिमम? साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू जी कितना सर। होता है? साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 सर। 1। यानी ओमेगा टी का वैल्यू पाई बाय 2 के बराबर होगा। साइन 90 डिग्री होगा ना, तो पाई बाय 2 यस के सर। बराबर होगा, तब ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाय 2, तब तुम्हारा वो मैक्सिमम है। ठीक है, और वो वैल्यू हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा ई नॉट, ये वाला है ई नॉट। मतलब ये जो चीज है, ये है तुम्हारा पीक वैल्यू। सिमिलरली अगर तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आई का वैल्यू है ये आई नॉट के बराबर होगा, और ये भी तुम्हारा पीक करंट या पीक वैल्यू ऑफ करंट तुम यहाँ पे देख पा रहे हो, और वो कब हो रहा है? पाई बाय 2 पे। ठीक है, उसके बाद क्या है, वोल्टेज जो है वो देखो फ्लक्चुएट कर रहा है। देखो जब घूमना शुरू किया था ऐसा था, ऐसा था मतलब ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के बीच का एंगल 0 था। हाफ टर्न हुआ जब, पूरा एक चक्कर नहीं आधा चक्कर लगाया, तो 100 डिग्री पे ईएमएफ 0 था, कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं हुआ था, क्योंकि फ्लक्स में किसी तरह फ्लक्स ही 0 था, तब कुछ नहीं हुआ था। फिर फ्लक्स कब 0 हुआ था? जब हाफ टर्न कंप्लीट किया तब, तब फिर तुम्हारा ईएमएफ 0 हो जाएगा, और फिर तुम्हारा चेंज हो जाएगा क्या, पूरा करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ईएमएफ का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा नेक्स्ट हाफ टर्न। ठीक है, नेक्स्ट हाफ टर्न में फिर तुम्हारा करंट और ईएमएफ का डायरेक्शन फिर से चेंज होगा, और फिर वो जाके नेक्स्ट पीक वैल्यू तक पहुंचेगा, और वो पीक वैल्यू है तुम्हारा नीचे की तरफ, देखो 270 पे और 360 पे ये कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, टाइम पीरियड के हिसाब से लिखना चाहो तो टाइम पीरियड के हिसाब से भी लिख सकते हो। यहां से यहां तक एक टाइम पीरियड है, ये आधा हो गया T/2, ये तुम्हारा T/4, ये तुम्हारा 3T/4, और ये तुम्हारा T। ठीक है, टाइम पीरियड के हिसाब से भी तुम यहाँ पे लिख सकते हो। उसी तरह से तुम करंट का यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, और ग्राफ को समझ सकते हो कि किस तरह से चेंज हो रहा है। तुम एक तरह एक चीज देखो थोड़ा देर, और ये वैल्यू कितना के माइनस ई नॉट के बराबर। कैसे माइनस ई नॉट के बराबर होगा? तुम अगर साइन 90 डिग्री का वैल्यू देखोगे तो वो +1 के बराबर होता है, लेकिन साइन 270 डिग्री का वैल्यू देखोगे तो वो कितना के बराबर होगा? -1 के बराबर होगा। वो -1 के बराबर हुआ तो ई मैक्स किधर नीचे की तरफ में माइनस ई नॉट के बराबर होगा। उसी तरह से करंट भी यहाँ पे माइनस आई आई नॉट के बराबर होगा। कब? जब तुम्हारा चेंज हो गया है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ पे? SHM में। ठीक है, जहां पे हमारा फेज शिफ्ट हो रहा था, फेज एंगल एक आ रहा था, तो वो सारी चीज भी पढ़ेंगे हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा करके। तो अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं, और एसी जनरेटर इसी तरह से काम करता है। तुम देख सकते हो कि करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कभी आई रहता है, कभी माइनस आई रहता है, तो ये चेंज हो रहा है, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, इस तरह से चेंज होता हुआ चल रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? एसी या अल्टरनेटिंग करंट। और ये जनरेटर के इधर कैसा जनरेट कर रहा है? एसी जनरेट कर रहा है। ठीक है, इसको लेके आगे हम लोग ले चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं।